नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव पर बात करने वाले हैं। जी। ये भारत के लिए रूस के 5वीं पीढ़ी के सुखोई Su-57 स्टील लड़ाकू विमानों से जुड़ा है। बात सिर्फ खरीदने की नहीं, शायद साथ मिलकर बनाने की भी है। बिल्कुल। और देखिए, हमारी ये बातचीत CNBC TV 18 के खालिया लेख पर आधारित है। हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये संभावित डील भारतीय वायुसेना के लिए कितनी अहम हो सकती है। हाँ, और ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से कैसे जुड़ता है, ये भी देखेंगे। और हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि फिलहाल F-35 जो अमेरिकी विमान है उसको लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है। फोकस अभी Su-57 पर ही है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रस्ताव की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। मतलब, क्या कोई फौरी जरूरत है वायुसेना की? जरूरत तो है, और काफी गंभीर है। देखिए, भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल जो स्वीकृत संख्या है वो 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन की है। 42? हाँ। लेकिन असल में है कितने? करीब 31, मतलब 11 स्क्वाड्रन की सीधी कमी है। 11 स्क्वाड्रन, ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, और ये कमी तब और ज्यादा चिंताजनक हो जाती है जब हम अपने पड़ोस में देखते हैं। पिछले दशक में ही चीन ने 435 से ज्यादा नए लड़ाकू और ग्राउंड अटैक विमान शामिल किए हैं। हाँ, 435। जी, और उसी दौरान हमने विभिन्न कारणों से लगभग 151 विमान खोए हैं। तो ये जो क्षमता का अंतर है, ये लगातार बढ़ रहा है। हाँ, ये तो वाकई चिंता की बात है। तो इस कमी को भरने में ये रूसी Su-57 कैसे मदद कर सकता है? आपने कहा ये 5वीं पीढ़ी का है, इसका मतलब क्या है? हाँ, 5वीं पीढ़ी का मतलब है कि ये विमान सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इनमें सबसे खास है स्टेल्थ क्षमता, यानी दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। अच्छा, रडार से छुपने की क्षमता। बिल्कुल। साथ ही इनमें बहुत एडवांस सेंसर होते हैं, सुपर कंप्यूटर जितने तेज प्रोसेसिंग पावर होती है, और ये नेटवर्क में जुड़कर लड़ सकते हैं। और रूस का प्रस्ताव सिर्फ बेचने का नहीं है। हाँ, आपने कहा साथ मिलकर बनाने का। जी। Su-57E जो इसका एक्सपोर्ट वर्जन है, उसे भारत में हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव है। हाल के साथ मिलकर बनाना, ये तो मेक इन इंडिया वाली बात हो गई। लेकिन लेख में एक और बड़ी बात कही गई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड की। ये सोर्स कोड क्या है और इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? हाँ, ये इस पूरे प्रस्ताव का सबसे अहम, कह सकते हैं, क्रांतिकारी पहलू है। सोर्स कोड, आप समझिए, विमान का एक तरह से दिमाग। दिमाग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा? बिल्कुल। यही सॉफ्टवेयर तय करता है कि विमान के सारे सिस्टम, उसका रडार, हथियार, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, सब कुछ कैसे काम करेगा, कैसे एक दूसरे से बात करेगा। ओके। और रूस का वादा है इस लेख के मुताबिक कि वो भारत को ये पूरा सोर्स कोड देगा। पूरा सोर्स कोड? क्या ये आम बात है? मतलब क्या देश देते हैं इसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही असामान्य है। सोर्स कोड मिलना, वो भी पूरा, ये भारत को अभूतपूर्व नियंत्रण देगा। कैसा नियंत्रण? मतलब हम क्या कर पाएंगे इससे? देखिए, सोर्स कोड हाथ में होने का मतलब है कि भारत इस विमान को सचमुच अपना बना सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकता है। जैसे अपना बनाया हुआ स्वदेशी एसा रडार लगाना। हाँ, उत्तम रडार की बात चल रही है। जी। या फिर अपने स्वदेशी हथियार इंटीग्रेट करना, अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाना, और सबसे बड़ी बात, भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम खुद ही इसके सॉफ्टवेयर को बदल या अपग्रेड कर पाएंगे। किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये तो वाकई आत्मनिर्भर भारत वाली बात हुई। तकनीक का मालिक बनना, सिर्फ ग्राहक नहीं। एकदम सही। और ऐसी छूट रूस शायद ही किसी और देश को दे। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और आपने कहा HAL के साथ मिलकर बनेगा, तो क्या इसके लिए कोई नई फैक्ट्री वगैरह लगानी पड़ेगी? उसमें तो और समय लगेगा। नहीं, यहाँ एक और आसानी है। HAL की नासिक में जो फैक्ट्री है, जहाँ अभी Su-30 MKI बनते हैं। हाँ, वो तो काफी बड़ी और स्थापित फैक्ट्री है। बिल्कुल। उसी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल Su-57 के लिए किया जा सकता है। पहले असेंबली, फिर धीरे धीरे निर्माण। इससे विमानों को जल्दी वायुसेना में शामिल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक सवाल और है। भारत तो अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान AMCA भी विकसित कर रहा है ना? जी बिल्कुल, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो फिर हमें Su-57 की क्या जरूरत है? क्या हम AMCA का इंतजार नहीं कर सकते? ये बहुत जायज सवाल है। हाँ, AMCA कार्यक्रम चल रहा है और उम्मीद है कि जल्दी इसके लिए प्रस्ताव भी मंगाए जाएंगे, मतलब RFP जारी होगा। लेकिन देखिए, किसी भी नए विमान को, खासकर 5वीं पीढ़ी के विमान को पूरी तरह विकसित करने, टेस्ट करने
और फिर बड़ी संख्या में बनाकर सेना में शामिल करने में काफी समय लगता है। हाँ, सालों लग जाते हैं। बिल्कुल। तो Su-57 को एक तरह से उस इंतरिम अवधि को भरने वाले एक स्टॉप गैप समाधान के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि जब तक AMCA तैयार हो हमारी वायुसेना की ताकत कम ना हो बल्कि बढ़ जाए। अच्छा, तो ये AMCA का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक तरह से पूरक है जब तक AMCA नहीं आ जाता। हाँ, कह सकते हैं। और रूसी प्रस्ताव में सिर्फ Su-37 की ही बात नहीं है। अच्छा, और क्या है? उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत के पास जो मौजूदा Su-30 MKI विमानों का बड़ा बेड़ा है उसे अपग्रेड करने में मदद कर सकते हैं। और तो और भारत जो अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का इंजन बनाना चाहता है उसमें भी सहायता की पेशकश की है। इंजन में भी? लेकिन इंजन के लिए तो फ्रांस और UK की कंपनियों से भी बात चल रही है शायद। हाँ, बिल्कुल। साफरान और रोल्स रॉयस से भी बातचीत जारी है। भारत जाहिर है सारे विकल्प देख रहा है। ऐसा लगता है रूस इस डील को लेकर काफी उत्सुक है। हाँ, लगता तो है। भारत में जो रूस के राजदूत हैं डेनिस अलीपोव, उन्होंने हाल ही में Su-57 को दुनिया का सबसे बेहतरीन उड़ने वाला लड़ाकू विमान कहा था। अच्छा। और उन्होंने ये भी दोहराया कि रूस टेक्नोलॉजी शेयर करने, साथ मिलकर बनाने और भारत की जरूरतों के हिसाब से बदलाव करने के लिए पूरी तरह से खुला है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये एक तरह की त्रिआयामी रणनीति लग रही है। मतलब Su-57 के सह उत्पादन से फौरी जरूरत पूरी करना और ताकत बढ़ाना। जी बिल्कुल। फिर AMCA कार्यक्रम के जरिए मध्यम अवधि में स्वदेशी क्षमता विकसित करना। बिल्कुल। और इन सबसे लंबी अवधि में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला। ये फैसला अगर लिया जाता है तो ये सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए नहीं बल्कि हमारे रक्षा उद्योग और शायद इस पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे भारत अपनी वायुसेना की क्षमता बढ़ाने और रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के लिए एक अहम मोड़ पर खड़ा है, और इसमें रूसी Su-57 एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। हाँ, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ जाता है। रूस के साथ इस तरह का मतलब इतना गहरा रक्षा सहयोग, खासकर जब सोर्स कोड जैसी संवेदनशील चीज साझा करने की बात हो, इसका भारत की जो दूसरी महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियां हैं जैसे अमेरिका या फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, और हमारी अपनी जो लंबी अवधि की तकनीकी स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा है उस पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये एक सोचने वाली बात जरूर है।